मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार में अब तक हम लोगों ने कितने ग्रुप के मूल अधिकार पढ़ लिए थे? समानता का मूल अधिकार पढ़ लिए थे, और स्वतंत्रता का मूल अधिकार, और शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का। और आज हम लोग पांचवा पढ़ेंगे। पांचवा कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो प्रश्न देखो, ये नंबर भी याद रखना है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस नंबर का जो है अधिकार है? मूल अधिकार है पांचवें नंबर का। पांचवें नंबर का मूल अधिकार है। शिक्षा एवं जो है संस्कृत संबंधी अधिकार पांचवें नंबर का मूल अधिकार है। तो ये याद रखना है आपको। और ये जो है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत है। कितने अनुच्छेद में है? 29 और 30। दो अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 29 और 30 अनुच्छेद में है। ठीक है। अब देखो, इसको रखने की क्यों आवश्यकता रही? संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार देने की आवश्यकता संविधान को क्यों पड़ी? तो इसके पीछे कहानी हम लोग समझते हैं। देखो, हमारा देश जो है सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। संस्कृत पूरे मतलब उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक संस्कृतियां बदलती रहती हैं। भारत में अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, मानचित्र में देखें, तो इस तरीके से हमारा जो है भारत का जो है मानचित्र है। अभी जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य की अपनी अलग कल्चर है। यहाँ पर भाषाई कल्चर अलग है, यहाँ के लोगों का अपना रहन सहन खान पीन सब अलग है। इसी प्रकार से उत्तरी भारत का कल्चर अलग है, दक्षिणी भारत का कल्चर अलग है, पश्चिमी भारत का, मध्य भारत का, सबका अपना कल्चर अलग अलग है। ठीक है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा क्यों ना इन लोगों को संरक्षित करने के लिए, इनकी जो है संस्कृत को हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए इनको एक अधिकार दे दिया जाता है। तो जैसे अब यहाँ मान लो पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें, जैसे खासी जनजातियाँ हैं, ठीक है, गारो जनजातियाँ हैं, मिजो जनजातियाँ हैं, और अंडमान निकोबार में जारवा जनजातियाँ हैं। आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो आपका तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर थारू जातियाँ हैं, थारू जनजातियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, बकरवाल, ये सब जनजातियाँ हैं। इनकी अपनी एक अलग संस्कृत है, इनकी अपनी अलग क्या है? संस्कृत। और ये जो है एक मतलब जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर ये क्या है? अल्पसंख्यक है। ये क्या है? अल्पसंख्यक है। ठीक है। तो ये जो है अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया जाने वाला ये जो है आपका क्या है? अधिकार है। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज होते हैं भाई, जहाँ जैसे अब इस क्षेत्र में तुम लोग रहते हो, लगभग 40 ही गाँव कहा जाता है त्यागियों का। तो यहाँ पर त्यागी क्या हो गए? बहुसंख्यक हो गए। इस क्षेत्र में त्यागी क्या हो गए? बहुसंख्यक हो गए। अब त्यागी के अलावा अन्य जो जातियां जैसे ब्राह्मण हो गए या कुछ और जातियां हो गई, जो उनकी अपेक्षा क्या है? संख्या में कम है, तो वो मतलब इस क्षेत्र के हिसाब से वो क्या कहलाएंगी? अल्पसंख्यक। तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समझ गए ना? जैसे भारत में मतलब ओवरऑल देखें तो हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है, और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक हैं। लेकिन भारत में ही अगर राज्यों के हिसाब से देखें, अब जैसे पश्चिम बंगाल चले जाओ तो वहाँ हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो राज्य के हिसाब से भी परिवर्तित होता रहता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का आंकड़ा। और पूरे ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें तो ये सिनेरियो जो मैंने बताया ये है। तो इसीलिए अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा करने के लिए जो है उनकी संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो है कुछ विशेष प्रावधान संविधान ने हमारे किए हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। अल्पसंख्यक के हित जो है संरक्षित किए जाएंगे अनुच्छेद 29 में। तो यहाँ लिख तो दिया गया है अल्पसंख्यक, लेकिन यहाँ पर किसकी संस्कृतियाँ जो है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों। भाई संस्कृत का मतलब क्या होता है? भाई जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे मुसलमान लोग जो है अपना रोज़ा रखते हैं, ठीक है, और आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे से सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बोलते हैं। तो ये क्या है? उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है। और हिंदू लोग जो है व्रत रखते हैं, ठीक है, गणेश उत्सव मनाते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जयराम जी की, कहते नहीं?
तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो कहते हैं जयराम जी की, राम राम सा कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? राम राम सा। तो ये उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी संस्कृत है। तो ये संस्कृत को बचाए रखा जाए, संस्कृत का लोप ना हो, इसलिए जो है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों के लिए कहा गया है कि जो है इनके जो है हित संरक्षित रहें। तो इसके हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29(1) में व्यवस्था की गई है कि भाषा, लिपि और संस्कृत को बचाए रखें, इनको बनाए रखें। कौन? चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। भाषा, लिपि और संस्कृत। तो संस्कृत तो ये बता दी मैंने क्या है। भाषा मतलब जो बोलते हैं वहाँ पर उनकी बोली और भाषा है, उसको बरकरार रखें, बनाए रखें। भाई भारत हमारा वैसे संविधान में 22 भाषाओं को जो है अभी तक मान्यता मिली है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बोलियां हैं। कहा नहीं गया है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे बदले बानी, कबीरदास ने कहा है। तो जो है भारत में बोलियां भी बहुत हैं। तो इन सारी चीज़ों को, भाषाओं को, बोलियों को जो है क्या करके रखना है, जो है बचा कर रखना है, क्योंकि इसी से हमारी सांस्कृतिक विविधता देश में झलकती है। जो हमारी सांस्कृतिक विविधता क्यों है, यही चीज़ तो है ना। पूर्वोत्तर राज्यों के लोग अपनी अलग जो है इंगड़ू मिंगड़ू क्या क्या बोलते हैं, वो सब उनकी अपनी अलग भाषा है। उत्तरी भारत के लोग अलग, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी बोलते हैं। पंजाब में चले जाओ, पंजाबी बोलते हैं। तो ये सब इनकी अपनी भाषा है। तो इस भाषा को मरने नहीं देना है, इस भाषा को बचा कर रखना है, इसलिए उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है। तो भाषा, लिपि, और लिपि क्या है भाई, कोई ना कोई जो भाषा है, शब्दों का एक्सप्रेशन करते हैं ना, किसी न किसी जो है अक्षर में करते हैं, लीपते पोतते हैं। लिपि मतलब लीपना, लिपि मतलब लीपना। अब जब कागज पे लीपते हैं कलम से, तो उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब जैसे हिंदी हम लोग लिखते हैं, तो हिंदी किस लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी में हम लिखते हैं तो इधर से शुरू करते हैं। ये कौन सा साइड हो गया, जो है कौन सा साइड है? बाएं से दाहिने लिखते हैं। देवनागरी लिपि किधर से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो हम लोग लीप रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं, लीप रहे हैं ना। अब भाई यही लिपि कहलाती है। लिपना ही क्या है? कागज पे लिखना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। अब यही स्क्रिप्ट से भाषा का जन्म हो गया, इसी स्क्रिप्ट से, लिपि से भाषाएं बन गई। तो लिपि को भी क्या रखना है? बचा करके रखना है। अब जैसे उसकी लिपि है, क्या नाम है, हम लोग अभी तक जो है जो हमारी प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, उसकी लिपि को पढ़ने के लिए कोशिश किया जाता है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं पढ़ा जा सका है। तो उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। संकेताक्षरों में लोग बात करते थे। भाई पहले गुफाओं में लोग जो है कुछ देखा, जानवर देखा, तो उस जानवर की आकृति बना दी, उस जानवर की आकृति बना दी। या कोई विशेष घटना देखी तो उसकी आकृति बना दी, पत्थर उठाया, खुरच करके बना दिया। तो वही धीरे धीरे आगे चल करके संकेत बन गए। वही संकेत धीरे धीरे करके थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए, तो वो लिपि बन गई। ऐसे ही लिपि क्या है? मतलब ये भाई हम इंसान अपना एक्सप्रेशन एक दूसरे तक पहुंचाने का एक जो है, लिख करके एक्सप्रेशन पहुंचाने की एक जो है विधि है। तो वो लिखोगे कैसे? किसी न किसी संकेत में तो लिखोगे। तो लिपि यही है, संकेत। ठीक, जैसे उस समय जो है लिपि थी, तो उसमें ऐसे चलते थे, मतलब इधर से चलते जा रहे हैं, फिर इधर से खत्म हुआ, इधर से ऐसे लौट आए, फिर इधर से लौट आए। अब ऐसे अगर लिखना हो हम लोगों को, तो मतलब इसमें आदत बनानी पड़ेगी। पहले बाएं से दाएं चलो, फिर दाएं से बाएं चलो, और इस तरीके से ऐसे बन गई, इस तरीके से ऐसे बन गई, ऐसे बनेगी लिपि। तो गाय देखा है, जानवर देखा है, बैल गाय, वो चलती है और टॉयलेट करते हुए जा रही हो तो ऐसे धारी बनाती है ना। तो इसको जो है, इसको बुष्टोफोदन कहते हैं, या गौमूत्री लिपि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गौमूत्री लिपि। देखो ऐसे ही शब्द वहां से ऐसे लेकर आए, तो ये गौमूत्री लिपि है। तो बुष्टोफोदन या क्या ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, और ये गौमूत्री लिपि इसी तरीके से बन जाती है। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता वाली लिपि इसी प्रकार की लिपि। ठीक, तो इन लिपि को, इन भाषा को, संस्कृत को बनाए रखने का हमको मूल अधिकार है। अगर हमारे इस मूल अधिकार का हनन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और वहां से हमारी संस्कृत पर अगर खतरा आ रहा है, किसी मतलब इन्वेजर की वजह से, किसी विदेशी आक्रांता या किसी जो है भारतीय नागरिक की वजह से या राज्य की वजह से, तो फिर हमको उससे संरक्षण मिलेगा। और 29 और 30 दोनों किनको मिला है? भारतीय नागरिकों को मिला है। भाई तुम विदेश की संस्कृत ला रहे हो, वैसे हमारी संस्कृत में विदेशी आकर के मिलते चले गए, वैसे हमारी संस्कृति बर्बाद हुई है। तो विदेशियों को थोड़े नहीं अधिकार मिलेगा, ये मतलब विदेशी नागरिकों को। किसको मिलेगा? सिर्फ भारतीय नागरिकों। तो 29 और 30 इसीलिए भारतीय नागरिकों को दिया गया है कि भारतीय संस्कृत और भारतीय शिक्षा और भारतीय कल्चर को, लिपि को हमें क्या करना है? सुरक्षित और संरक्षित करके रखना है। ठीक, तो अनुच्छेद 29(1) ये कहता है। और अनुच्छेद 29(2)
क्या कहता है कि राज्य वित्त जो है, जो राज्य से ऐसे शिक्षण संस्थान जो इनके हैं, किसके हैं, अल्पसंख्यकों के हैं मान लो, और राज्य से उनको क्या मिल रहा है, वित्त मिल रहा है, उनको वित्त मिल रहा है, ठीक है, उनको जो है अनुदान मिल रहा है। तो अब वो जो है वहाँ पर प्रवेश के लिए, जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है दूसरे, मान लो जो है खुल गया, किसी जैन ने खोला अपनी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था खोला किसी जैन ने, तो जैन क्या है, अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पे। भाई अल्पसंख्यक यहाँ पर दो चीजों की बात की गई, या तो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो सकता है या धर्म के आधार पे। तो जैन एक धर्म हो गया, और जैन जैसे आगरा में एक MD जैन इंटर कॉलेज है जो अल्पसंख्यक कॉलेज है, जो क्या है, अल्पसंख्यक कॉलेज है, वो शिक्षण संस्थान है। तो अब वो कहें कि हम सिर्फ यहाँ किसको पढ़ाएंगे, जैनियों को पढ़ाएंगे, तो संविधान मना करता है इस चीज को। संविधान कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा के आधार पे अपने यहाँ प्रवेश में भेदभाव नहीं कर सकते हो। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको आपको प्रवेश देना पड़ेगा। संविधान इस चीज की बात करता है कि धर्म, वंश और जाति और भाषा के आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते हो, प्रवेश से किसी को रोक नहीं सकते हो। सिर्फ जो है आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला है तो जरूरी थोड़े नहीं कि सिर्फ जैन को ही पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, सबको बराबर एडमिशन होगा, कोई अलग से उसके लिए जो है आप वहां पर आरक्षण नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये अनुच्छेद 29(2) कहता है, ठीक। अब इसके अलावा जो अनुच्छेद 30 है, ये कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अब जो है मान लो ये माइनॉरिटीज अपनी संस्कृत और लिपि ये सब संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे भी तो पढ़े लिखे होने चाहिए, तो इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, इसलिए इनको एक विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में कि ये लोग अपने जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैनियों का कौन सा शिक्षण संस्थान है, MD जैन जैसा आगरा में है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे मदरसा भी तो क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। अब मदरसों में अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वो मना थोड़े नहीं कर सकते, अगर शर्त यही है वो राज्य से वित्त पोषित होना चाहिए, राज्य से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या अनुदान मिल रहा हो। जैसे आपका ये कॉलेज है, ये माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, ये अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन ये राज्य से वित्त पोषित जरूर है, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त एडेड विद्यालय इसको कहते हैं। तो जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना ये कर सकते हैं। और भाषाई और धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक ऐसे होंगे जो भाषा के आधार पे होंगे और धर्म के आधार पे होंगे। यानी भाषाई अल्पसंख्यक कौन होंगे, जैसे पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की भाषा है, मान लो जैसे अब यहाँ हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में बंगाली भी रहते हैं, जैसे मथुरा में चले जाओ उस क्षेत्र में बंगाली रहते हैं, तो बंगाली भाषा वो बोलते हैं। तो वो बंगाली भाषा वाले लोग अपने बेल्ट में, अपने क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर वो एक कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं, और उसमें वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा के आधार में प्रवेश में उसमें वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी कोई दूसरा बच्चा भी उस अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ सकता है, वहाँ शिक्षा ले सकता है, ठीक है। तो इसके आधार पे वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो शिक्षण संस्थाओं को खोल सकते हैं। जैसे आपका जो है संस्कृत संपूर्णानंद महाविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत शिक्षा के लिए है, तो संस्कृत पढ़ना है तो कोई मुस्लिम भी जाकर उसमें एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो जो है भारतीय कल्चर को, संस्कृत को, बल्कि जो एक भाषा है, एक संस्कृत भाषा है, उसको संरक्षित करने के लिए वो स्कूल खोला गया था, ठीक है, हिंदुओं द्वारा, तो उसमें कोई भी जाकर पढ़ सकता है। इसी प्रकार से 30(2) क्या कहता है, राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करेगा इनको। जैसे हमारे विद्यालय ये अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन इसको राज्य क्या करता है, अनुदान देता है। इसी प्रकार से अगर अनुदान देते समय, सहायता देते समय, पैसा देते समय, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, उनको सैलरी देते समय राज्य ये नहीं विभेद करेगा, यानी ये नहीं उसमें जो है देखेगा, भेदभाव करेगा कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, इसको खोला है जो है कुछ समूह द्वारा खोला गया है, तो इनको हम वित्त नहीं देंगे, तो भेदभाव नहीं कर सकता है। वो सबको बराबर वित्त देगा, चाहे वो अल्पसंख्यक विद्यालय हो चाहे बहुसंख्यक विद्यालय हो। तो MD जैन जो हरिपर्वत पे है, MD जैन इंटर कॉलेज, उसको वित्त मिलता है सरकार की तरफ से। वहाँ के जितने भी सरकारी कर्मचारी लगे हुए टीचर, सबको सैलरी सरकार ही देती है, लेकिन भर्ती का प्रोसीजर जो है वहाँ पर, उनकी नियुक्ति का प्रोसीजर वो अपने मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से करते हैं। हम लोगों के यहाँ पर भर्ती एक आयोग के द्वारा होता है, बहुसंख्यक कॉलेजों में आयोग बनाया गया है, वहाँ से भर्ती होती है, लेकिन अल्पसंख्यक भर्ती वो अपने आधार पर कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट कमेटी के आधार पर वो भर्ती कर सकते हैं। तो इतना फर्क, लेकिन उसको चलाने के लिए वित्त वगैरह देते समय राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। जो पैसा जो है
बहुसंख्यकों को दे रहे हैं उनके विद्यालयों को, वही जो है बहुसंख्यकों अल्पसंख्यकों को भी देंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 30(2) ये कहता है कि आर्थिक सहायता देते समय जो है हमको राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो ये दो चीज़ें बहुत जो है बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझना याद करना। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। दोनों अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार में कौन सा मूल अधिकार अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है? तो 29 और 30 दोनों, 29 और 30 दोनों प्रदान किया गया है। और इसमें यहाँ लिखा है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन में दे देगा संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार, या जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन विशेष रूप से सिर्फ अल्पसंख्यकों को मूल अधिकार के रूप में दिया गया है? वैसे तो सभी दिया गया है, लेकिन विशेष रूप से मूल अधिकार कौन सा दिया गया है? संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो विशेष रूप से किसको दिया गया? अल्पसंख्यकों को। तो उसमें भी दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। वो गहराई में उतना पढ़ाया है, लेकिन मेन चीज आपको यही याद रखना है। 29 ये बात कहता है और 30 ये बात कहता है। मतलब 30 में जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा, और 29 में उनके हितों की। हित कौन से होंगे? भाषाई संरक्षण और लिपि के संरक्षण और संस्कृत के संरक्षण। तो इसके संरक्षण का उनको पूरा अधिकार रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से अनुच्छेद 29 और 30 ये खत्म हो जाता है। अब अनुच्छेद 31 जिसका क्या कर दिया गया है? निरसन कर दिया गया है। वो छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हमने सोचा उसको भी इसी के अंदर समेट लें। फिर अनुच्छेद 32 एक बहुत ही जो है बड़ा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग से क्लास चाहिए। अनुच्छेद 32 अगर खत्म कर दिया जाए संविधान से तो सारे अधिकार हमारे सत्यानाश हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 32 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। हमेशा जब भी कभी इंटरव्यू देने जाओगे आप, तो मूल अधिकार से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, और परीक्षाओं में भी मूल अधिकार से प्रश्न बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं। इसलिए मूल अधिकार को हमने इतना लंबा खींचा है, और हर टॉपिक पर हर क्लास, मतलब एक टॉपिक एक क्लास में खत्म किया है, उसको लंबा खींचा है। जब आप पूरा जो है पढ़ लोगे 6 प्रकार के मूल अधिकार, तो एक बार समराइज करके सारा याद करा देंगे। तो इसलिए जो है अनुच्छेद 32 के लिए एक पूरी क्लास चाहिए। है एक ही अनुच्छेद, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं। इसीलिए अम्बेडकर जी ने उसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। वो अगर आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर निष्प्राण हो जाएगी। तो इसीलिए वो उसका रहना बहुत जरूरी है, और इसीलिए उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। तो अनुच्छेद 31 को यहाँ पर हम लोग थोड़ा समेटते हैं। अनुच्छेद 31 हालांकि संविधान संशोधन से उसको यहाँ से मूल अधिकार से खत्म कर दिया गया है, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? 2 अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31। तो 30 पढ़ लिया है, इसके बाद 31 पढ़ते हैं, और 19(1)(f) इसके बारे में थोड़ा समझ। अनुच्छेद 19(1)(f) क्या कहता है? संपत्ति अर्जन और धारण करने का अधिकार है। जब हम लोग 6 स्वतंत्रताएं पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 19 में क्या कितने स्वतंत्रताएं पढ़ रहे थे? 6 पढ़ रहे थे। तो मूल संविधान में स्वतंत्रताएं कितने दी गई थी? 7 दी गई थी, जिसमें 6ठे नंबर की स्वतंत्रता यही थी। कौन सी? संपत्ति धारण करने की और अर्जन करने की। हमने बताया ना कि व्यक्ति घूमते टहलते भ्रमण कर रहा है, कुछ दिन किराए पर रहा, उसको मन कर दिया अभी गोवा में बसना है, तो संपत्ति खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है वहां पर। ठीक है, और उसको जो है संरक्षण भी प्राप्त है मूल अधिकार के तहत। संरक्षण भी पहले प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे करके उस संरक्षण को खत्म कर दिया गया, मूल अधिकार से हटा करके और अन्यत्र डाल दिया गया। वो पूरी कहानी आज हम लोग समझेंगे। तो और अनुच्छेद 31 कहता है राज्य द्वारा अधिग्रहण से संरक्षण। राज्य क्या करता था? जमीन को अधिग्रहित कर सकता है कि कोई डेवलपमेंट करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो राज्य जमीन का क्या करेगा? अधिग्रहण करेगा। तो उससे भी संरक्षण हमको मिला है। अगर जो है इसको संशोधन नहीं किया जाता और हमारे पास संपत्ति का अधिकार होता और वही मूल अधिकार होता, तो फिर राज्य कहता कि भैया यहाँ से हटाओ अपनी झोपड़पट्टी, और हम यहाँ बना रहे हैं मेट्रो। हम यहाँ क्या बना रहे हैं? मेट्रो। कहते बनाने देंगे, अभी मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, काका के पास जा रहा हूँ, और काका के पास चला जाता सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट कहता हाँ भैया ये नहीं मान रहा है तो हटो, क्योंकि उसको मूल अधिकार मिला है। तुम्हें तो मतलब तुम्हारे बाबाओं ने दादाओं ने तो बनाया था संविधान, उसी में तो लिख कर गए हैं कि संपत्ति से संरक्षण का अधिकार है, तो तुम इसका अधिग्रहण नहीं कर सकते हो। ये बड़ा मैटर फंस रहा था, और मैटर फंस रहा था तो इसका परिवर्तन यहाँ संशोधन 1951 से ही शुरू कर दिया गया। संविधान लागू होने के कुछ ही दिन बाद
परिवर्तन में कब आया संविधान? 26 नवंबर 1950 में। और एको साल नहीं बीता और समस्या आने लगी। समस्या ये आने लगी, भैया पहले संपत्ति किसके पास थी? जो क्या नाम है, जमींदार थे। जमींदारों के पास जमीन ज्यादा थी और जमींदारों से जमीन लेना है और जमीन का संपत्ति का संवितरण करना है, तो फिर वो दे नहीं रहे थे। वो कह रहे थे भैया हमको मूल अधिकार मिला हुआ है, हम क्यों दे, संपत्ति नहीं देंगे, हमारे पास राइट है, हम नहीं देंगे। तो इसीलिए कुछ ही महीने बाद में इसमें संशोधन करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा। और प्रथम संशोधन, जो पहला संशोधन, तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि पहला संशोधन किससे संबंधित है? तो पहले संशोधन में ही ये व्यवस्था कर दी गई कि राज्य लोकहित में अगर जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। थोड़ा सा संशोधन किया गया यहाँ पर। ये कहा गया कि राज्य का मतलब संविधान में बताया ही मैंने, अनुच्छेद 12 के तहत। तो राज्य शब्द जैसे ही आए दिमाग में वही बात आ जानी चाहिए। तो राज्य अगर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करने जा रहे, किस हित में? लोकहित में। लोकहित मतलब हम सबके जनता के लिए हित में। और जनता के हित क्या हो सकते हैं? पार्क बनाना, सड़क बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, यही तो लोकहित के कार्य हैं। अगर इस कार्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण राज्य करती है तो फिर आप जो है उसके खिलाफ जो है कोर्ट नहीं जा सकते हो। कोर्ट जाओगे भी तो कोर्ट सीधे दिखा देगा भैया संसद ने जो है इसमें संशोधन कर दिया है, अब मैं जो है तुम इस मैटर को लाओगे तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि अगर तुम्हारा कोई अड़ोसी पड़ोसी अधिग्रहण कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो उसके खिलाफ मुकदमा लड़ो, सालों साल लड़ते रहो, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था कर दी। और इसी में तो इसमें एक अनुच्छेद 31A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 31A। अब जब कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इसके समान लिखते हैं तो अर्थात वो क्या है, बीच में जोड़ा गया है, संशोधन करके बीच में जोड़ा गया। लेकिन जब 31 को जो है स्मॉल लेटर में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो मूल संविधान का ही क्या है, भाग है, हिस्सा ही है, जो है मतलब उसका संविधान का ही एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो वो उस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर 31A या जैसे मतलब इसको हटाकर 300A में रखा गया है। तो 300 तो मूल जो है अनुच्छेद था, लेकिन एक नया जोड़ दिया गया तो 300A बना दिया गया। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो लास्ट अनुच्छेद है वो वही है नंबर, लेकिन इसमें अंदर बढ़ा दिया गया संख्या। तो अनुच्छेद 31A जोड़ करके ये व्यवस्था की गई कि राज्य अगर लोकहित में संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो फिर उसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते। और इसी में पहले ही संशोधन में एक और व्यवस्था की गई। अभी तक मूल संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 51 में ही प्रथम संशोधन में ही नवी अनुसूची जोड़ दी गई। तो यहाँ से प्रश्न कई बार आया है, नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले ही संशोधन में नवी अनुसूची जोड़ दी गई। 8 अनुसूची संविधान निर्माताओं ने बनाया था और नवी अनुसूची जोड़ दी गई। और यहाँ पर अनुच्छेद 31B जो है संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 31B। तो पहले ही संविधान संशोधन में 2 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31A में कहा गया राज्य लोकहित में संपत्ति का अधिग्रहण करेगी तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। और अनुच्छेद नवी जो जोड़ी गई, अनुसूची नवी जो जोड़ी गई, जिसमें अनुच्छेद 31B जोड़ा गया, इसमें कोई विधि अगर सरकार बनाती है, कोई कानून बनाती है, उसको सूची नंबर 9 में डाल देती है। उसको कहाँ डाल दे? सूची नंबर 9 में। कोई कानून बनाया किसी भी चीज संबंधित, और उनको कानून बनाना था सिर्फ संपत्ति से संबंधित, तो उन्होंने कहा कि नवी अनुसूची में अगर हम कोई भी कानून डाल देते हैं तो उस कानून की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। उन्हें चालाक जो है बनाने वाले विधि को उन्होंने उठा कर कहाँ डाल दिया? नवी अनुसूची में। अब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी अधिकार खत्म कि न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है कि अगर कोई भी विधान, कोई भी विधि, कोई भी कानून अगर हमारे हितों का, अधिकारों का जो है अधिग्रहण करती है तो उसको शून्य घोषित कर सकता है कि नहीं कोर्ट। तो यहाँ पर उसके अधिकार को जो है मतलब नवी अनुसूची में डाल करके एक तरीके से हाई कोर्ट के मतलब न्यायालय के अधिकार को जो है सीमित कर दिया इसने संसद में। तो संसद जो है इसने नवी अनुसूची जोड़ करके ये कहा कि न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगी। वो क्या है? वो कानून न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है? कानून को जो है विधि वेत्ता जो होते हैं, जो जज वगैरह होते हैं, उनकी एक पीठ बनाई जाती है। पीठ मतलब पीठ पे बैठने वाला पीठ नहीं, पीठ मतलब 4-5 लोगों का एक जो है बड़े न्यायाधीशों का एक समूह बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसमें बैठ करके उस कानून पर जो है काफी बहस होती है, विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद में
कहते हैं ये सही है या गलत है, निर्णय देते हैं। तो संवैधानिक पीठ जो है वो गठित होती है, तो उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। कौन से अनुसूची में डाल करके? 9। कोई भी कानून अगर सरकार बनाएगी और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा मैटर चलता रहा, बड़ा विवाद चलता रहा। तो एक 13 जजों की एक बहुत बड़ी संवैधानिक पीठ बनाएगी। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संवैधानिक पीठ नहीं बनाएगी कि 13 जज इकट्ठा बैठ करके वो एक निर्णय दे रहे हों। तो उसको कहा जाता है केशवानंद भारती निर्णय। इसको क्या कहा जाता है? केशवानंद भारती निर्णय। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ इतना जान लो। तो इन्होंने डिसीजन दिया 29 अप्रैल 1973 को। इन्होंने कहा कि ये 9वीं अनुसूची में जो न्यायिक समीक्षा की बात तुमने छीन ली है कोर्ट से, ये गलत है, ये सरासर गलत है। तो इन्होंने कहा कि अब जो है 29 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून सरकार बनाती है और उसे मतलब न्यायिक समीक्षा से बचाना चाहती है और उसे 9वीं अनुसूची में जोड़ती है, तो आज दिनांक 29 अप्रैल 1973 से ही उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आज से अगर तुम डाल रहे हो, कौन सी तारीख से? 29 अप्रैल 1973 से अगर डाल रहे हो कोई भी कानून को, कौन से अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में, तो कोर्ट उसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है। उसके पहले तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से तुम डालोगे उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वो किस निर्णय से आया? केशवानंद भारती निर्णय से आया। केशवानंद भारती निर्णय से आया। इसके बारे में एक बहुत बढ़िया क्लास लेंगे। महान आदमी था, उसने तो पूरे संविधान को ही बढ़िया व्यवस्था संशोधित किया। ठीक, तो केशवानंद भारती निर्णय से ये बात आती है। अब यहाँ पर 17वां संविधान संशोधन होता है 1964 में, इसी संपत्ति से संबंधित। भाई इतने में भी मामला बना नहीं, इतने में भी मतलब सरकार को विकास कार्यों के लिए संपत्ति चाहिए, जमीन चाहिए, तो मामला बन नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने 17वां संविधान संशोधन किया और इसमें एक व्यवस्था जोड़ी गई कृषि योग्य, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मुकदमे चलने लगे, मुकदमे लोगों की जाने लगे, क्योंकि जमींदार लोग थे, पैसे थे उनके पास, तो वो सब कोर्ट पे कोर्ट लगा रहे। क्योंकि यहाँ तो इसने क्या कर दिया, कह दिया कि राज्य लोक हित में अगर संपत्ति का अर्जन करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो बहुत सारे वाद पहुंचने लगे। तो यहाँ पर 17वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया जो कृषि योग्य जमीन है उसका अगर अधिग्रहण करती है तो उचित मुआवजा सरकार को देनी पड़ेगी। यानी जो उस समय की जो व्यवसायिक रेट होगी, जो मार्केट रेट होगा जमीन का, वो रेट देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है, जो औने पौने दाम में सरकार अधिग्रहण कर लेती है। तो कृषि योग्य जमीन, कॉमर्शियल नहीं, कौन सी जमीन? कृषि योग्य। तो ये 17वां संविधान है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इसको हमने डाल दिया है। बाद में 25वां संविधान संशोधन करके 31C जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 31C जोड़ा गया। इसमें कहा गया, एक हमारे पास, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है अगला ही टॉपिक होगा, जब ये हम पढ़ लेंगे मूल अधिकार, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे DPSP, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उसमें राज्य को कुछ नीति जो है संविधान देती है, कुछ निर्देश देती है कि आपको कैसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे राज्य का अधिकतम कल्याण हो सके, राज्य के लोगों का और राज्य का अधिकतम कल्याण हो सके। तो वहां पर अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39B और 39C, 2 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 39B में कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का संवितरण होना चाहिए, यानी पूरे भारत में जो भौतिक संसाधन है सबके पास समान वितरण होना चाहिए। अब भौतिक संसाधन, जमीन भी आ गई, तो जमीन का पहले जमींदारों के पास ज्यादा था, और यहाँ पर DPSP में कहा गया है, DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि सबके पास संपत्ति का बराबर जो है संवितरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है राज्य को निर्देश दिया गया है संविधान के माध्यम से, तो सबको समान वितरण होना चाहिए। और 39C कहा गया है कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, भौतिक संसाधनों का, दोनों एक ही चीज है, भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण से मतलब किसी 2-4 व्यक्तियों पर ही संपत्ति सारी नहीं आ जानी चाहिए। तो ये राज्य कोशिश करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा करते समय अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो क्या होगा, फिर वो कहेंगे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत कोर्ट चले जाएंगे, कहेंगे हमारे अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, तो हमारी जमीन क्यों छीन रहे हो, हमारी संपत्ति क्यों छीन रहे हो। तो अनुच्छेद 14 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। और अनुच्छेद 19 में उनकी स्वतंत्रताओं का उल्लंघन हो रहा है, तो अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है अगर राज्य कोई इन दोनों चीजों के लिए मतलब संपत्ति का अर्जन करने जा रही है, भौतिक संसाधनों का उनसे छीन रही है और छीन करके लोगों में वितरित कर रही है, केंद्रीकरण नहीं होने दे रही है। तो वो छीनने देंगे क्या? नहीं छीनने देंगे। उनको क्या मिला है? अधिकार, समानता का अधिकार मिला है, ठीक। या टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं उनके ऊपर, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा पैसा है तो सरकार उन पर ज्यादा टैक्स लगा रही है। तो यहाँ पर समानता के अधिकार को लेकर को कहेंगे भाई सिर्फ हमारे ऊपर ही टैक्स क्यों लगा रहे हो, टैक्स तो सब पे लगाओ, समानता का अधिकार है। तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं।
तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि कोर्ट ना जा सके ये, इसलिए इन्होंने अनुच्छेद 31C जोड़ा कि अगर 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 31 से यही कहता है कि अगर संपत्ति के अर्जन के समय या जो है कोई भौतिक संसाधनों का अर्जन करती है सरकार, तो उसमें जो है 14 और 19 का उल्लंघन होता है अगर किसी व्यक्ति का, तो वो कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ इसमें जोड़ा गया। अब यहाँ पर अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी जो है कानून है, अगर वो जो है किसी मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसका कोर्ट क्या कर सकती है, अल्पीकरण खत्म कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। तो यहाँ पर ये भी नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 13 के तहत जो है कोर्ट को वो जो है ये चीज़ खत्म हो जाता है, इसलिए अनुच्छेद 31C अनुच्छेद 13 पर हावी हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक, तो ये 25वां संविधान संशोधन। लेकिन मूल मुद्दा आपको सिर्फ ये याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 जो संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ जोड़ दिया गया है, भाग 12 और 300A में, अनुच्छेद 300A और भाग 12 में। इसको 31 वाले को और 19(1)(f) को हटा करके कहाँ जोड़ दिया है, 300A में। भाग 1 है और अनुच्छेद 300A या का, हिंदी में का कहते हैं और अंग्रेजी में ए कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ये तो प्रक्रिया रही। इस प्रक्रिया के तहत 1978 में ये तो सीधे प्रक्रिया चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि चलो जो है सांप को ही मार देते हैं, अब बार बार ये फन उठा रहा है तो सीधे क्या करते हैं, मूल अधिकार से ही संपत्ति को हटा करके वहां से खत्म करते हैं। अब कोई मुद्दा नहीं बचेगा, कोई जो है मतलब मूल अधिकार को लेकर के संपत्ति के अर्जन पर सरकार पर जा करके कोई बात नहीं कर सकता है, कोर्ट में उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल अधिकार हमको सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो इन्होंने कहा कि इसको मतलब फेंकना नहीं, उठा करके अब लास्ट पन्ने पे ले जाकर जोड़ दिया, 300 नंबर के अनुच्छेद में जोड़ दिया, तो वहां 300A डाल दिया। लेकिन ये है कैसा अधिकार, अभी भी संवैधानिक अधिकार है, संविधान में ही है तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। ये क्या नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। जो मूल अधिकार से हमको कोर्ट से संरक्षण मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन ये कानूनी और विधिक अधिकार है। ये कैसा अधिकार है, कानूनी और विधिक। अर्थात संपत्ति अर्जन के लिए राज्य जो है किसी की संपत्ति को अर्जन करने जा रही है तो कानून बना करके उसका अर्जन कर सकती है। इसीलिए कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है और विधिक अधिकार। अब जो है उसके खिलाफ आप कोर्ट अगर जाओगे तो कोर्ट कहेगा भैया अब पहले वाला मामला नहीं है, अब जो है अनुच्छेद मूल अधिकार में नहीं है। अब तुम अगर आते हो, सरकार कहती कि यहाँ से अपना खेत हटाओ, खेत तो नहीं हटाओ मतलब अपना घर हटाओ, उस खेत पे हम क्या बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, पुल बनाएंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको हटा करके कहाँ डाल दिया गया है, कानूनी अधिकार। और कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को, राज्य को है कानून बनाने का अधिकार। तो कानून बना करके तुम्हारे जमीन का सरकार अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी तुम्हारे जमीन पर कुछ कर रहा है, पट्टा तुम्हारे नाम से है, पड़ोसी आकर के जो है जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, तो आओ लड़ते रहो मुकदमा। लेकिन कहाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट से शुरू करोगे सीधे। ऐसा नहीं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। सुप्रीम कोर्ट किसको जाने का अधिकार है, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए। बाकी किसी भी प्रकार का अगर आपका जो है अधिकार हो या कोई भी वाद हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपको लोअर कोर्ट से शुरू करना पड़ेगा या हाई कोर्ट तक जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो इसलिए कहा कि भैया पहले दीवानी शुरू करो, दीवानी से लड़ना शुरू करो, वहाँ लड़ो, 10-20 साल लड़ते रहो, पता नहीं कितने पुरखे मर जाएंगे जो है, तो तब भी संपत्ति का विवाद चलता रहता है। भारत में ये बहुत ही ज़्यादा बेकार जो है सिस्टम है कि पता चलता है एक ज़मीन को 10 लोग जो है बैनामा करा देते हैं नाम पर, और जो है पैसे ऐसे इधर उधर चलते चले जाते हैं, और दाखिल खारिज अगर ना हो तो बैनामा होता रहता है, रजिस्ट्री होती रहती है, और एक ज़मीन जाने कितने लोगों के नाम से रहती है। बहुत मतलब लूप होल है। तो इस लूप होल को ख़त्म करना चाहिए। नेपाल वगैरह में नहीं है, नेपाल में हमारी रिश्तेदारी है, वहाँ लोग बताते हैं वहाँ पर इस तरीके से नहीं है। अगर तुम्हारे नाम से लिख गया तो उसमें कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुमने ज़मीन पर बाउंड्री नहीं घेरी तो दूसरा आकर के बना लिया। मान लो हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारी ज़मीन जो है बहराइच में है, अब देखने नहीं जा रहे हैं सालों साल, तो वहाँ कोई झोपड़ी रख ली और रहने लगा धीरे धीरे, फिर जो है उसको निकालने में दिक्कत होगी, फिर कोर्ट चला जाएगा मैटर, 10-20 साल लड़ते रहो, तब तक जाने कितनी पीढ़ी जो है मर जाएंगे, निपट जाएंगे। तो ये मामला रहता है हिंदुस्तान का ये। तो इस तरीके से जो है ये संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार में आपने क्या समझा कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे ये 44वीं संशोधन, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण क्या है 44वां,
44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को जो 31 नंबर के अनुच्छेद में था और 19(1)(f) में था, इसे उठा करके कहाँ डाल दिया गया? भाग 12 के और 301 अनुच्छेद में। पहले ये भाग 3 में था, पहले किस में था? भाग 3 और अनुच्छेद 2 अनुच्छेदों में था, 19(1)(f) में और 31 में था, और इसे अब उठा करके 300(a) में डाल दिया गया, 300 में डाल दिया गया, जो कि एक विधिक और जो है कानूनी अधिकार है। तो उसके खिलाफ आप जो है कोर्ट में जा करके और वाद नहीं कर सकते हो, कोर्ट से वाद विवाद नहीं कर सकते हो कि जो हमको चाहिए। ठीक।